आवाज आ रही है कि भाई एक बार वापस बता देना, एक बार आवाज आ रही है क्या? देखो एक बार पिछली स्लाइड्स में रिपीट कर देता हूँ भाई, क्योंकि इसमें वॉइस नहीं आ रही थी, आवाज नहीं आ रही थी, आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी। ठीक है, तो एक बार वापस मैं पिछली स्लाइड से रिपीट कर देता हूँ। देखो यहाँ मैंने कहा था कि जो हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम्स पढ़ना है, तो इसमें मैंने कहा 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के कौन कौन से होते हैं? मैंने कहा साइटोक्रोम होता है, आयरन सल्फर प्रोटीन होता है और ग्लिकोपर प्रोटीन होता है। तो हमने एक पिछली क्लास में एक पढ़ लिया था साइटोक्रोम, 2 बचे हुए थे। एक तो कौन सा था? आयरन सल्फर प्रोटीन, और दूसरा कौन सा था? ग्लूकोपर प्रोटीन। यहाँ आयरन सल्फर प्रोटीन की अगर मैं बात करता हूँ, तो मैंने कहा कि आयरन सल्फर प्रोटीन होता क्या है, तो यहाँ से हेडिंग से ही देख के पता चल रहा है कि आयरन और सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन चेन के कॉम्बिनेशन से जो मिलकर बनेगा उसे ही हम क्या कहेंगे? आयरन सल्फर प्रोटीन का नाम देंगे। तो यहाँ हम क्या कहेंगे? द कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन मेटल आयरन एंड सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन चेन, दिस इज कॉल्ड आयरन सल्फर प्रोटीन। तो इसी को हम क्या कहेंगे? आयरन सल्फर प्रोटीन का नाम देंगे। दूसरा मैंने कहा कि आयरन मेटल जो होता है वो एग्जिस्ट करता है टेट्राहेड्रल फॉर्म के अंदर। दूसरा मैंने क्या कहा? आयरन जो मेटल होगा वो किस में एग्जिस्ट करेगा? टेट्राहेड्रल फॉर्म के अंदर। अब बता देना भाई, साउंड आ रहा है ना? क्लियर? ओके, ठीक है। तीसरा मैंने पॉइंट कहा कि जब भी कोई भी आयरन मेटल होता है और अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो उसके पास चाहे कैसा भी लिगेंड जुड़ा हुआ हो, हमेशा वीक लिगेंड की ही तरह बिहेव करता है। जो आप स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड बात कर रहे थे, वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बातें थी। अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है तो उसमें सारे के सारे लिगेंड, चाहे कैसा भी लिगेंड हो, वो वीक लिगेंड की तरह ही बिहेव करता है। तो यहाँ वीक लिगेंड होगा तो मैंने कहा यह हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बता दिया। तीसरा फोर्थ केस मैंने कहा आयरन सल्फर प्रोटीन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम होता है। फोर्थ, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है? तो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहाँ ओनली फॉर 1 इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये फर्स्ट स्लाइड की बातें थी। अब मैंने कहा दूसरा बचा यहाँ मेरे पास सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन चेन। तो सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन चेन क्या होते हैं? मैंने कहा 2 टाइप के होते हैं, एक तो एसिडिक होते हैं और एक नॉन एसिडिक। अगर एसिडिक सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन चेन की बात करते हैं, तो यहाँ हमारे पास जो सल्फर जुड़ता है वो हमेशा 2 मेटल के बीच में जुड़ेगा। मतलब मेटल मेटल के बीच में ब्रिज बना रहा होगा कौन? एसिडिक सल्फर। एसिडिक सल्फर जनरली हम क्या कहते हैं भाई, हमारे पास क्या होगा? जो सल्फर होगा हाइड्रोजन के साथ जुड़ा रहेगा, तो डायरेक्ट हाइड्रोजन के साथ जुड़ा रहेगा तो उसे एसिडिक सल्फर कहेंगे। यहाँ आपके पास जो एसिडिक होगा वो 2 मेटल के बीच में जुड़ा रहेगा। जो नॉन एसिडिक होंगे, इसका मतलब क्या होगा? सल्फर डायरेक्ट कार्बन से कनेक्ट होगा, और वो कौन सा होगा? सिस्टीन होगा। वो कौन सा होगा? तो इसका मतलब अगर आपके पास सिस्टीन जुड़ा हुआ है तो वो नॉन एसिडिक होगा, और अगर मान लो एसिडिक जुड़ा हुआ है तो वो 2 मेटल के बीच में आएगा, तो उसे आप क्या कहोगे? तो यहां से अगर कोई भी एसिडिक सल्फर होता है तो उसे बोला जाता है लेबाइल सल्फर। उसे क्या कहा जाता है? लेबाइल। और जो नॉन एसिडिक सल्फर होता है, मतलब जो सिस्टीन जुड़ता है आयरन सल्फर प्रोटीन के साथ, तो उसे बोला जाता है नॉन लेबाइल। नॉन लेबाइल सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन है, तो उसे क्या कहेंगे? नॉन लेबाइल। अब जो लेबाइल होते हैं, जैसे आपके पास ये सिस्टीन है, ये कहाँ पढ़ा जाता है? इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अंदर बायोमोलिक्यूल चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। तो इसका मतलब सिस्टीन अगर ऑर्गेनिक का है तो इसे ऑर्गेनिक सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन भी कहा जाता है। तो इसका एक और क्या नाम हो सकता है? ऑर्गेनिक सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन, ऑर्गेनिक। और ये कहा मिलता है? H2S जैसे हो गया फॉर एग्जांपल, तो ये कहा मिलता है? इनऑर्गेनिक के अंदर। तो इसका एक और दूसरा नाम लेबाइल तो है ही, या तो हम लेबाइल कहेंगे इसको, नॉन लेबाइल, या फिर एग्जामिनर क्या कर सकता है? आपको दूसरा और नाम क्या लिख के दे सकता है? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक से। ये इसे क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन कहेंगे। ठीक है, इसे लेबाइल, इसे इनऑर्गेनिक भी कह सकते हैं, इसे ऑर्गेनिक सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन भी नाम। अब देखो इसे और भी ना तीसरा नाम क्या कह सकते हैं? इसी को ही, लेबाइल को ही। आपके पास 2 मेटल के बीच में जुड़ा हुआ है सल्फर, तो इसे ब्रिज सल्फर के नाम से भी जाना जाता है। इसका तीसरा नाम क्या कह सकते हो?
ब्रिज सल्फर से भी इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ब्रिज सल्फर से भी इसे कह सकते हैं। तो यहाँ तीन नाम हो गया, तो ब्रिज सल्फर से रिप्रेजेंट करेगा या इनऑर्गेनिक सल्फर से, या फिर इसका नाम क्या होगा, लेबाइल सल्फर होगा। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। ये बातें ये कौन से है, मैंने बताई कि सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन चेन। अब देखो यहाँ आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है आयरन सल्फर प्रोटीन का FeXSY, जहां ये X हमें क्या चीज रिप्रेजेंट करके देखा, ये बताएगा नंबर ऑफ आयरन एटम, नंबर ऑफ आयरन एटम, और जो Y होगा वो क्या चीज रिप्रेजेंट करके देगा, वो देगा नंबर ऑफ लेबाइल सल्फर, नंबर ऑफ लेबाइल। Y क्या बताएगा मेरे, नंबर ऑफ लेबाइल सल्फर। यहाँ X क्या बताएगा, नंबर ऑफ आयरन एटम। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ आपसे कह दिया जाए कि FeS0 है, FeS0 है, और कहा जाए कि बताओ इसमें नंबर ऑफ आयरन एटम कितने हो जाएंगे, तो हम कहेंगे 1, नंबर ऑफ आयरन एटम 1, लेबाइल सल्फर यहाँ S0, इसका मतलब लेबाइल सल्फर क्या हो जाएंगे 0। और यहाँ अब ये आयरन एटम कॉम्प्लेक्स बनाएगा कौन सा, टेट्राहाइड्रल। तो टेट्राहाइड्रल के 4 लिगेंड चाहिए, 4 लिगेंड होंगे, तो या तो मेरे पास लेबाइल जुड़ सकते हैं या नॉन लेबाइल। लेबाइल यहाँ है 0 जुड़े हुए, तो बचे हुए चारों क्या होंगे, नॉन लेबाइल। ठीक है, तो यहाँ जो आयरन सल्फर प्रोटीन होता है ये 2 टाइप का होता है, तो 2 टाइप्स ऑफ आयरन सल्फर प्रोटीन। ठीक है, 1 इज क्या होगा हमारा फेरिडोक्सी, एंड सेकंड इज फेरिडोक्सी। फर्स्ट इज रबरडॉक्सिन एंड सेकंड इज फेरिडोक्सिन। ठीक है, जो रबरडॉक्सिन होता है ये एक ही टाइप का होता है, FeS0 होता है, और जो फेरिडोक्सिन होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं, Fe2S2, Fe4S4 और Fe3S4। ये 3 टाइप के होते हैं फेरिडोक्सिन। फेरिडोक्सिन 3 टाइप का होता है, रबरडॉक्सिन जो होता है वो एक ही टाइप का होता है, FeS0। ठीक है, एक एक करके हम चारों पढ़ेंगे। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं FeS0। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं भाई FeS0। किसी को कोई भी बीच में डाउट हो तो वो डायरेक्ट मैसेज कर देना है, मैं देख देता हूँ, बीच बीच में चेक करता रहता हूँ। ठीक है, FeS0 देखो यहाँ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें पूछी जाती है नेट गेट के अंदर और क्या क्या पूछे जाने की पॉसिबिलिटी होती है, वो दोनों डिस्कस करेंगे भाई। तो यहाँ सबसे पहला आपसे यही पूछा जा सकता है कि यहाँ जैसे FeS0 है तो ये रबरडॉक्सिन का एग्जाम्पल है, और रबरडॉक्सिन का एग्जांपल है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ कहेगा कि नंबर ऑफ आयरन एटम कितने होंगे। तो यहाँ नंबर ऑफ अगर आयरन एटम की हम बात करें तो वो कितनी हो जाएंगे, लिखा हुआ है यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 हो जाएगा। मैंने कहा था यहाँ से 2 चीजें तो हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, लेबाइल सल्फर के बारे में और नंबर ऑफ आयरन एटम के बारे में। तो पहली तो हमें इंफॉर्मेशन मिल गई, नंबर ऑफ आयरन एटम 1 हो गया। ठीक है, दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, यहाँ से लेबाइल सल्फर, लेबाइल सल्फर साफ लिखे हुए FeS0, S0 का मतलब क्या है, लेबाइल सल्फर 0 है, तो यहाँ से नंबर ऑफ लेबाइल सल्फर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। नंबर ऑफ लेबाइल सल्फर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब तीसरी यहाँ इंफॉर्मेशन क्या पूछी जा सकती है, नंबर ऑफ नॉन लेबाइल सल्फर, वो कितने होंगे, यहाँ 4 होंगे। कैसे होंगे 4, आप देख सकते हो कि मेरे पास आयरन एटम जो होता है वो कौन सी ज्योमेट्री बनाता है, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री बनाता है। तो टेट्राहाइड्रल अगर ज्योमेट्री बनाएगा तो हम कहेंगे भाई 4 लिगेंड तो जुड़े रहेंगे, इसी को टेट्राहाइड्रल कहेंगे। अब यहाँ 2 ही टाइप के सल्फर जुड़ सकते हैं, या तो लेबाइल सल्फर जुड़ सकते हैं या नॉन लेबाइल। जो लेबाइल सल्फर है वो जो है ही नहीं, यहाँ लेबाइल सल्फर जुड़े ही नहीं है क्योंकि 0 लेबाइल सल्फर है, तो बचे भी 4 के 4 क्या जुड़े होंगे, नॉन लेबाइल। और मैंने कहा जो भी नॉन लेबाइल सल्फर होते हैं उसको की जगह क्या जोड़ना होता है, कौन सा जोड़ना होता है, सिस्टीन। क्या जोड़ोगे, सिस्टीन, क्योंकि सिस्टीन में कौन सा एटम जुड़ा रहता है, सल्फर एटम। तो यहाँ क्या जोड़ दोगे, 4 सिस्टीन एटम जोड़ दोगे, तो ये आपकी ज्योमेट्री फॉर्म हो जाएगी। कैसी ज्योमेट्री होगी, ये टेट्राहाइड्रल होगी, डिस्टोर्टेड टेट्राहाइड्रल थोड़ी होगी। ठीक है, अब देखो यहां से अगर इसकी रेडॉक्स फॉर्म की बात करें, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट की, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ हमें
अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो या तो मेरा आयरन एटम +2 में रहेगा या +3 ऑक्सीडेशन दोनों में रहेगा, तो मैं कहूंगा यहाँ वेरी करेगा। और ये मेरा आयरन एटम जो होगा या तो +2 में रहेगा या फिर आयरन एटम ये किस में रहेगा भाई, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। अगर ये मेरा एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है तो मैं कहूंगा +3 में है, और एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो क्या कहोगे, इसको +2 में चला जाएगा। जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कॉम्प्लेक्स होता है उसको बोला जाता है रिड्यूस फॉर्म, उसको रिड्यूस फॉर्म कहा जाता है। और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कॉम्प्लेक्स होता है उसे बोला जाता है ऑक्सीडाइज फॉर्म, उसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीडाइज फॉर्म। अब देखो यहां से हमें पता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो यहाँ आयरन +2 जो होता है इसकी साइज ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू आयरन +3। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से इस जो ज्योमेट्री बनती है इसमें थोड़े से डिस्टोर्शन आ जाते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ये बनाते हैं, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से इसमें थोड़े से डिस्टोर्शंस पहुंच जाते हैं इसमें, तो डिस्टोर्शंस आने की वजह से इसे बोला जाता है डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। अब यहाँ टेट्राहेड्रल का अगर मैं CFT डायग्राम की बात करें तो हम कहते हैं जस्ट इनवर्स किसका होता है, ऑक्टाहेड्रल का होता है। जो T2G नीचे था वो टेट्राहेड्रल में कहाँ पहुंच जाता है, ऊपर पहुंच जाता है, और जो EG ऊपर था वो अब नीचे आ जाता है। तो ये बन गया, इसमें भी हमारा टेट्राहेड्रल था तो ये टेट्राहेड्रल बना दिया हमने, तो ये E हो गया और ये T2 हो गया। अब यहाँ अगर मैं डी इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो मेरा आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ कितने डी इलेक्ट्रॉन होंगे, D6 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ अगर मैं बात करूं तो यहाँ D5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। D6 इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं तो हम कहेंगे भाई ये 1 इलेक्ट्रॉन 2। कैसा लिगेंड कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो हाई स्पिन के अंदर क्या होता है, हर एक लिगेंड पहले हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करेगा। तो यहाँ हम कहेंगे भाई 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तीसरा 4 फर्स्ट 5th और यहाँ 6 सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा 3rd 4th 5th और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएंगे तो इसे क्या कहेंगे, पैरामैग्नेटिक बोलेंगे। पैरामैग्नेटिक बोलेंगे, और पैरामैग्नेटिक होगा, मैंने कहा था नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट होते हैं तो वो ESR एक्टिव होता है, और अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं तो उसको कहा जाता है ESR इनएक्टिव। तो यहाँ हमें अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसे क्या कहेंगे, ESR इनएक्टिव बोलेंगे ना, सॉरी ESR एक्टिव, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना है, आयरन +2 होता है वो कलरलेस होता है, जब +2 में रहेगा तो कैसा रहेगा, कलरलेस, ठीक है। इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ बात करें कि D5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन बनना है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो 3 4 5 तो यही हो गए। तो यहाँ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5 हो गए। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5 हो गए। ये सिस्टम यहाँ ये भी क्या बनेगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ये भी क्या बन गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। पैरामैग्नेटिक अगर होगा तो ESR यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ESR हम क्या कहेंगे, ये एक्टिव होगा, ESR एक्टिव हो गया। तो ये क्या होता है, रेड कलर का होता है, +3 में रेड कलर का होता है। ये किसकी वजह से आता है, ड्यू टू LMCT। तो ये इसकी रेडॉक्स फॉर्म हो गई, कौन से की, रबर डॉक्सिंग, जो FeS0 है इसकी क्या बन गई भाई, रेडॉक्स फॉर्म बन गई, ठीक है। तो ये FeS0 की कहानी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कौन सा, फेरिडॉक्सिन। फेरिडॉक्सिन मैंने कहा 3 टाइप का होता है। 3 टाइप कौन कौन से, एक तो Fe2S2, एक Fe4S4 और एक होता है Fe3S4। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं Fe2S2। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं Fe2S2। देखो यहाँ अगर सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि यहाँ नंबर ऑफ आयरन एटम कितने हैं, नंबर ऑफ लेबाइल सल्फर कितने हैं, नंबर ऑफ नॉन लेबाइल कितने हैं। तो यहाँ से 2 चीज तो यहाँ देख करके पता चल जाता है कि कितने लेबाइल सल्फर है, कितने आयरन एटम है, ठीक है। एक चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि नंबर ऑफ नॉन लेबाइल कितने होंगे, तो वो आपको स्ट्रक्चर देखकर ध्यान रखनी है। तो यहाँ देखो सबसे पहला आपको पास नंबर ऑफ लेबाइल सल्फर या नंबर ऑफ, पहले आयरन एटम लिख लेते हैं,
वो कितने होंगे भाई 2 दे रखे, ठीक है। नंबर ऑफ, अगला यहाँ नंबर ऑफ लेबाइल सल्फर पूछेगा, वो कितने हैं, वो भी 2 है। तीसरा यहाँ नंबर ऑफ नॉन लेबाइल सल्फर, नंबर ऑफ नॉन लेबाइल सल्फर, ठीक है, ये हमें चाहिए। तो ये कहां से पता चलेगा, स्ट्रक्चर से। हम कहेंगे भाई लेबाइल सल्फर, मैंने कहा 2 एटम के बीच में, 2 मेटल के बीच में ब्रिज बनाता है। तो हमने सिंपली यहाँ कितने लेबाइल है, या 2 लेबाइल है, तो दोनों आयरन एटम के बीच में ये ब्रिज बना दिया, ठीक है। अब बचे हुए क्या होंगे, नॉन लेबाइल। नॉन लेबाइल आयरन एटम हमें पता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाएगा तो यहाँ 4 लिगेंड होने चाहिए, तो बचे हुए क्या जोड़ने, नॉन लेबाइल। तो ये 2 सिस्टीन जोड़ दिए। यहाँ पर भी क्या जोड़ देंगे, 2 सिस्टीन, क्योंकि टेट्राहेड्रल होगा, तो ये 2 सिस्टीन। तो ये स्ट्रक्चर किसकी होती है, Fe2S2 की। तो यहाँ से अगर नॉन लेबाइल की हमें चेक करना पड़े तो 2 सिस्टीन ये रही, 2 सिस्टीन ये रही, तो कितने हो गए नॉन लेबाइल सल्फर, 4, ठीक है। तो यहाँ नंबर ऑफ आयरन एटम 2, नंबर ऑफ लेबाइल सल्फर 2, नंबर ऑफ नॉन लेबाइल सल्फर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहां से अगर मैं क्या कर रहा हूं, 2 सिस्टीन यूनिट को हटा करके 2 स्टडीन यूनिट लगा देता हूं। जैसे मैंने कहा मेरे पास ये 2 आयरन थे, इनके बीच में ये 2 ब्रिज सल्फर बना दिए। तो यहाँ 2 सिस्टीन की जगह में क्या लगा दिया भाई, यहाँ 2 स्टडीन यूनिट अगर लगा देता हूं, 2 स्टडीन, तो इसे बोला जाता है रिस्की प्रोटीन, रिस्की प्रोटीन। इसे क्या नाम दिया जाता है, रिस्की प्रोटीन बोला जाता है। तो बस यहाँ रिस्की प्रोटीन और Fe2S2 में क्या डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस ये होता है कि यहाँ मेरे पास 2 स्टडीन यूनिट होती है रिस्की प्रोटीन में, और यहाँ 2 एक्स्ट्रा क्या होती है, सिस्टीन यूनिट होती है, ठीक है। अब अगर तुमसे कह दिया जाए कि Fe2S2 यूनिट है, इसके अंदर पर आयरन एटम के पास, पर आयरन एटम के पास नंबर ऑफ लेबाइल और नॉन लेबाइल सल्फर बताओ, तो हम कहेंगे पर एटम के पास है। देखो एक एटम ये है, किसी भी एक पर्टिकुलर एटम को उठा लो, आयरन एटम को, तो इसके पास 2 तो ये क्या जुड़े हुए हैं, लेबाइल, और 2 नॉन लेबाइल। तो मैं क्या कहूंगा, पर आयरन एटम के पास क्या होंगे हमारे पास, यहाँ पर आयरन एटम के पास 2 तो क्या होंगे, लेबाइल सल्फर होंगे, एंड 2 नॉन लेबाइल। बाइंड रहेंगे, 2 लेबाइल और 2 नॉन लेबाइल सल्फर बाइंड रहेंगे, ठीक है। अब इसकी रेडॉक्स फॉर्म की बात करें, अगर मैं रेडॉक्स फॉर्म की बात करूं कि किस ऑक्सीडेशन स्टेट में रहा होगा आयरन एटम, तो यहाँ मेरे पास 2 आयरन एटम है, तो 2 आयरन एटम लिख लिया हमने, दोनों आयरन वाले +3 में हो गया, ये +3 में, और 2 सल्फर भी है, 2 आयरन एटम है, 2 सल्फर है, तो यहाँ Fe2S2 लिख दिया, ठीक है। हमें पता है ओनली फॉर एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो अगर एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो मैं कहूंगा ये जो दोनों आयरन है, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इनमें से कोई एक आयरन क्या हो गया होगा, +2 में चला गया होगा। तो यहाँ मैं क्या कहूंगा भाई, यहाँ से मेरे पास कोई भी एक आयरन क्या किस में चला गया होगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया होगा। 2 सल्फर थे, 2 सल्फर के सल्फर रह गए, ठीक है। यहाँ दोनों +3 में है, तो +3 +3 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। एक सल्फर के पास कितना चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है, तो 2 सल्फर के पास कितना हो गया, -4, तो +6 -4 कितना आ गया, +2। तो यहाँ कॉम्प्लेक्स का चार्ज क्या हो गया, +2 हो गया। यहाँ अगर मैं कॉम्प्लेक्स का चार्ज निकालने की कोशिश करूँ तो मैं क्या कहूंगा, एक आयरन के पास 3 चार्ज, दूसरे के पास 2, तो +5 हो गया। फर्स्ट सल्फर के पास क्या है, -2, तो 2 सल्फर हो गए तो -4 हो गया। तो यहाँ कितना आ गया, +1, मतलब कॉम्प्लेक्स का चार्ज कितना आ गया, +1। हम कहते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइज फॉर्म। तो ये हमारी ऑक्सीडाइज फॉर्म हो जाएगी, और लोअर स्टेट वाले कॉम्प्लेक्स को क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट वाले को रिड्यूस फॉर्म, रिड्यूस फॉर्म बोला जाता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइज फॉर्म हो गई, ये रिड्यूस फॉर्म हो गई, ठीक है। अगर मैं ऑक्सीडाइज फॉर्म की बात करूं कि ये पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक, चेक करूं तो देखो यहाँ आयरन +3 था, तो आयरन +3 के पास देखो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ मैंने दिखाया था ये
आयरन +3 ये था, तो इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन थे 5, और आयरन +2 के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने थे? 4 थे। तो इसके आयरन +2 के पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, आयरन +3 के पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखो इस आयरन के पास +3 है तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, इस आयरन के पास भी 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसके 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन और इसके 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में क्या कर जाते हैं? कपलिंग कर जाते हैं। और इसी कपलिंग का ही नाम क्या होता है भाई? इसी कपलिंग का ही नाम क्या होता है? एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग। तो इसके 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन और इसके 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर जाते हैं? कपलिंग। और इसी कपलिंग का नाम क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक कपलिंग। तो ये जो सिस्टम बनेगा, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये क्या बन जाएगा? डायामैग्नेटिक। क्या बनेगा? डायामैग्नेटिक। और डायामैग्नेटिक होगा तो हम कहेंगे ESR इनएक्टिव हो जाएगा। ये डायामैग्नेटिक किसकी वजह से बना है? ड्यू टू एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग की। ठीक है, इसकी मैं बात करूं तो यहां मेरे पास देखो, इस आयरन +3 होगा तो इसके पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, आयरन +2 होगा तो इसके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, आयरन +3 के पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, आयरन +2 के पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। आपस में देखो इसके 5 और इसके 4, बताओ क्या कपलिंग पॉसिबल है? अगर इक्वल अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पॉसिबल कर सकते हैं, वरना नहीं। तो इसका मतलब यहाँ कोई एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग नहीं हुई होगी, और एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग नहीं हुई होगी तो ये यहाँ क्या रहेगा? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक होगा, और पैरामैग्नेटिक होगा तो हम क्या कहेंगे? ESR एक्टिव कहेंगे। इसे क्या बोल देंगे भाई? ESR एक्टिव। तो ये क्या बन जाएगी? Fe2S2 की रेडॉक्स फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, अब हम दूसरे के पास चलते हैं, फेरिडॉक्सिन का दूसरा में। दूसरा कौन सा था? Fe4S4। Fe4S4 था। तो देखो Fe4S4 की अगर कहानी की मैं बात करूं तो सबसे पहला आपसे यही पूछेगा कि बताओ नंबर ऑफ आयरन एटम। तो यहां से दिख रहे हैं नंबर ऑफ आयरन एटम कितने हैं? नंबर ऑफ आयरन एटम 4। नंबर ऑफ लेबाइल सल्फर कितना हो जाएगा? ये भी 4 है, यहाँ गिवन है, दोनों दे रखे। अब नंबर ऑफ नॉन लेबाइल सल्फर हमें निकालने हैं, वो कहां से पता चलेगा? स्ट्रक्चर से। तो नंबर ऑफ नॉन लेबाइल सल्फर वो कहां से पता चलेगा? स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर कैसी होती है? कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है भाई। ठीक है, कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। यहाँ मेरे पास देखो, यहाँ क्या रहेगा? ये आपके पास स्ट्रक्चर। तो यहाँ मेरे पास ये आयरन एटम जोड़ दिया। हमें पता है कि जो लेबाइल सल्फर होते हैं दो एटम के बीच में, दो मेटल के बीच में रहते हैं, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है कुछ क्यूबिक फॉर्म जैसी होती है। ये स्ट्रक्चर होती है इसकी भाई, क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होती है। यहां से आप देख सकते हो कि मेरे पास आयरन जो होता है वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में रहता है। तो देखो यहाँ आयरन की बात करें, टेट्राहेड्रल में होगा तो 4 लिगेंड जुड़ेंगे, 4 लिगेंड जुड़ेंगे तो 3 तो लिगेंड ये जुड़े भी है, चौथा लिगेंड क्या होगा? सिस्टीन जुड़ा रहेगा। तो हर एक एटम के पास क्या हो गया? एक एक सिस्टीन यूनिट जुड़ा हुआ है। हर एक आयरन एटम के पास एक एक। तो यहाँ टोटल कितनी सिस्टीन यूनिट हो गई? 4। तो यहाँ मेरे पास क्या आ गए? नंबर ऑफ आयरन एटम भी 4, नंबर ऑफ लेबाइल सल्फर भी 4, और नंबर ऑफ नॉन लेबाइल सल्फर भी क्या हो गए? 4 हो गया। इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? क्यूबिक होती है। आयरन एटम की ज्योमेट्री कैसी होगी? डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से इसमें डिस्टोर्शंस आ जाते हैं। तो ये बातें अगर कह दिया जाए पर आयरन एटम के पास कितने लेबाइल होंगे, कितने नॉन लेबाइल होंगे, तो मैं कहूंगा पर आयरन एटम के पास, और आयरन एटम के पास चेक करेंगे यहाँ कितने लेबाइल होंगे। देखो मैं कोई भी एक पर्टिकुलर यहाँ मेरे पास आयरन एटम उठा लूंगा, कि यहाँ से आप देख सकते हो ये आयरन एटम ले लिया जैसे मैंने। ठीक है, तो ये जो सल्फर जुड़ा हुआ है ये कौन सा है? इसके साथ कनेक्ट है, ये बाइंड है। तो ये सल्फर कौन सा था? लेबाइल सल्फर था। यहाँ से ये भी सल्फर जुड़ा हुआ है, ये भी लेबाइल सल्फर है।
यहाँ से ये भी सल्फर जुड़ा हुआ है, ये भी आपका क्या है, लेबाइल सल्फर है। तो ये 3 तो लेबाइल के साथ जुड़ा हुआ है और एक आपका इस सिस्टीन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये सिस्टीन कैसा है, नॉन लेबाइल। तो मैं कहूंगा पर आयरन एटम जो होगा 3 तो क्या होंगे, 3 तो लेबाइल सल्फर के साथ बाइंड है और 1 क्या होगा, नॉन लेबाइल सल्फर के साथ बाइंड होगा, नॉन लेबाइल सल्फर के साथ बाइंड होगा। अब इसकी बात करते हैं रेडॉक्स फॉर्म की। तो रेडॉक्स फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा यहाँ कितने आयरन एटम है भाई, 4 आयरन एटम है, 4 सल्फर है। तो यहाँ चारों आयरन एटम में 2 आयरन तो केस में रहते हैं +3 में एग्जिस्ट करते हैं, कोई भी 2, और 2 आयरन जो होते हैं वो +2 में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। कोई भी 2 आयरन +3 में रहेंगे, 2 +2 के अंदर रहेंगे। और यहाँ जो होता है SA4, 4 सल्फर है, ठीक है। दूसरी आपके पता है कि यहाँ से मेरे पास है एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो कोई भी एक आयरन जो है वो +2 में आ गया होगा। तो 3 + 2, यहाँ से एक आयरन किस में आ गया होगा, +2 में, ये +2 में थे ऑलरेडी थे, और यहाँ क्या हो गया आपका S4। तो ये बन गया। अब देखो यहाँ अगर मैं कॉम्प्लेक्स का चार्ज निकालने की कोशिश करूँ तो क्या कहूंगा, यहाँ +3 +3 +2 +2, तो कितना हो गया, +6 +4 +10, +10 हो गया। अब यहाँ से लिगेंड का चार्ज कितना है, एक सल्फर के पास -2, 4 सल्फर के पास -8 हो जाएगा टोटल। तो यहाँ कितना बच गया, +2 चार्ज बच गया। तो हम क्या कहें, कॉम्प्लेक्स का चार्ज कितना आ गया, +2। यहाँ निकालेंगे तो 3 का तो +2, 1 का +3, तो टोटल कितना हो गया, +9। यहाँ एक सल्फर का -2, तो 4 का कितना हो जाएगा, -8। कितना कॉम्प्लेक्स का चार्ज है, +1। तो यहाँ क्या बच गया, +1। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइज फॉर्म। तो ये हमारी ऑक्सीडाइज फॉर्म हो जाएगी। और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कॉम्प्लेक्स को क्या कहेंगे, रिड्यूस फॉर्म। तो यहाँ +1 है तो ये क्या होगा, रिड्यूस फॉर्म हो जाएगी, ये रिड्यूस फॉर्म हो गई, ये ऑक्सीडाइज। अब ये चेक करेंगे कि ये पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक। तो देखो यहाँ आयरन +3 है, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ आयरन +3 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ आयरन +2 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, आयरन +2 यहाँ पर भी 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो ये 5 का 5 के साथ कपलिंग कर जाएगा, ये 4 का 4 के साथ कपलिंग कर जाएगा, और ओवरऑल क्या रहेगा, सभी कपल्ड फॉर्म में रहेंगे। तो सभी कपल्ड रहेंगे। इस कपलिंग को क्या कहते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग। तो यहाँ जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या बनेगा भाई, डायामैग्नेटिक। और ये डायमैग्नेटिक किसकी वजह से आता है, ड्यू टू एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग की वजह से। तो डायमैग्नेटिक होगा तो ESR क्या होगा, इनएक्टिव होगा। ESR क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। इसकी बात करते हैं रिड्यूस फॉर्म में। रिड्यूस फॉर्म में यहाँ देखो आयरन +3 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, आयरन +2 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, आयरन +2 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, आयरन +2 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखो 4 से 4 तो कपलिंग हो जाए, पर 5 के 4 कहां से होगा। तो यहाँ अगर एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग हम लगाने की कोशिश करें तो भी नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ हम क्या कहेंगे, यहाँ क्या रहेगा आपका, पैरामैग्नेटिक रहेगा, ये पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक होगा तो ESR क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। ESR क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये Fe+ से Fe4S4 की बातें थी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करें, लास्ट कौन सा होगा हमारा, Fe3S4। Fe3S4। तो इसमें अगर सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा, नंबर ऑफ आयरन एटम। तो यहाँ नंबर ऑफ आयरन एटम अगर मैं चेक करूं तो मैं यहाँ क्या होंगे, नंबर ऑफ आयरन एटम वो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। वो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। नंबर ऑफ लेबाइल सल्फर कितने हैं, यहाँ 4 है। नंबर ऑफ लेबाइल सल्फर कितने हो जाएंगे भाई, 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब बचता कौन सा है, नंबर ऑफ नॉन लेबाइल सल्फर। ये हमें कहां से मिलेगा, स्ट्रक्चर से। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, कुछ इस टाइप की होती है भाई।
ठीक है, कुछ इस टाइप की ज्योमेट्री होती है। ये ज्योमेट्री होती है किसकी, Fe3S4 की। तो यहाँ से आप देख सकते हो कितनी सिस्टीन यूनिट जुड़ी हुई है, 3 सिस्टीन यूनिट। तो यहाँ मेरे पास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब जितने Fe4S4 में नॉन लेबाइल सल्फर कितने होंगे, जितने आयरन एटम होंगे उतने ही होंगे। Fe3S4 में भी जितने आयरन एटम होंगे उतने ही नॉन लेबाइल सल्फर होंगे। जितने आयरन एटम होंगे उतने ही क्या होंगे भाई, नॉन लेबाइल सल्फर होंगे। ठीक है, तो ये मेरे 3 नॉन लेब। अब तुमसे कह दिया जाए बताओ पर आयरन एटम के पास कितने लेबाइल है, कितने नॉन लेबाइल है। तो हम यहाँ से चेक कर लेंगे कि मेरे पास पर आयरन एटम, देखो ये मेरे पास मैंने कोई भी आयरन एटम उठा लिया तो उसके साथ कौन कौन सा, ये सल्फर जुड़ा हुआ है, ये सल्फर जुड़ा हुआ है, और आपका कौन सा जुड़ा हुआ है, ये सिस्टीन यूनिट जुड़ी हुई है। और यहाँ से ये लगाना भूल गए भाई, यहाँ से कौन सा जुड़ा हुआ है, एक ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, 1 2 3, हाँ ठीक है भाई, ये जुड़ा हुआ है। तो यहां से आपके पास ये जुड़ा हुआ है, ये सल्फर जुड़ा हुआ है, ये सल्फर जुड़ा हुआ है, 3 सल्फर, सॉरी ये नहीं जुड़ा हुआ है। देखो ये 3 सल्फर जुड़े हुए हैं, तो ये तीनों के तीनों जो सल्फर होंगे ये कौन से, लेबाइल सल्फर, और एक कौन सा जुड़ा हुआ है, नॉन लेबाइल। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, पर आयरन एटम के पास, पर आयरन एटम के पास 3 तो क्या है, लेबाइल सल्फर है, 3 तो लेबाइल सल्फर जुड़े हुए हैं, और 1 क्या जुड़ा हुआ है, नॉन लेबाइल सल्फर। नॉन लेबाइल सल्फर जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसकी बात करें इसकी रेडॉक्स फॉर्म की, कि ये क्वेश्चन तो इसके ऊपर बन सकते हैं। रेडॉक्स फॉर्म की अगर मैं बात करूं, रेडॉक्स फॉर्म की बात करें तो यहाँ 3 आयरन एटम है और 4 सल्फर है। तो हम कहेंगे भाई 3 आयरन एटम, ये तीनों के तीनों किस में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और 4 सल्फर है, ये लिख दिया। एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो ये किस में जा रहा होगा, कोई भी एक आयरन +2 में चला गया होगा। यहां से हम कहेंगे भाई कोई भी एक आयरन जो होगा वो +2 में चला गया, और आपका S4 है। अब यहाँ अगर हम बात करें इसके कॉम्प्लेक्स के चार्ज की, तो यहाँ हम कहेंगे भाई +3 +3 +3 +9 हो गया। एक सल्फर के पास कितना है, -2, तो 4 सल्फर के पास कितना हो जाएगा, -8। तो यहाँ कॉम्प्लेक्स का चार्ज कितना हो गया, +1 आ गया, ये +1 आ गया। यहाँ चेक करें तो यहाँ +3 +3 +2, तो ये कितना बन गया भाई, +8। एक सल्फर का -2, तो 4 का कितना हो गया, -8। तो यहाँ कितना आ गया, 0, ये 0। तो मैंने कहा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कॉम्प्लेक्स को हम ऑक्सीडाइज फॉर्म बोलते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कॉम्प्लेक्स को रिड्यूस फॉर्म। तो ये हमारा क्या है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कॉम्प्लेक्स है, तो इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइज फॉर्म कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कॉम्प्लेक्स, इसको क्या कहेंगे, रिड्यूस फॉर्म कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, रिड्यूस फॉर्म बोलेंगे। तो ये ऑक्सीडाइज फॉर्म अगर मैं चेक करूं कि पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक, तो यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसका मतलब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखो 2 के कपलिंग की पॉसिबिलिटी है, तो 1 के रह गए 5। तो इसका मतलब ये क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक ही रहेगा। ये कपलिंग नहीं होते हैं। अगर एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग तभी पॉसिबल है अगर वो कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक बनता है, तो ही कपलिंग पॉसिबल होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, पैरामैग्नेटिक होगा तो ये सार क्या होगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ये सार क्या बन गया, एक्टिव। यहाँ चेक करेंगे तो इसके पास एक आयरन के पास क्या होगा, +3 होगा तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दूसरे का पास भी 5 +2 में होगा तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ कपलिंग करेंगे तो ये रह गया, तो यहाँ पर भी क्या होगा, पैरामैग्नेटिक आपका बनेगा।
पैरामैग्नेटिक, और पैरामैग्नेटिक होगा तो ESR क्या हो जाएगा आपका एक्टिव हो जाएगा। तो ये केस थे, लास्ट केस था Fe3S4, ठीक है। तो ये हमारा आयरन सल्फर प्रोटीन है। अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वही पूछ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो लास्ट हमारा कौन सा होगा, ब्लू कॉपर प्रोटीन। तीन टाइप के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम पढ़ने थे हमें। पहला हमने साइटोक्रोम पढ़ लिया, दूसरा ब्लू कॉपर प्रोटीन, वो भी ना आयरन सल्फर प्रोटीन वो देख लिया। लास्ट कौन सा होगा, ब्लू कॉपर प्रोटीन। ब्लू कॉपर प्रोटीन, यहाँ आपको कॉपर प्रोटीन सबसे पहले देखना होगा कि किस कॉपर प्रोटीन का ही एक टाइप होता है ब्लू कॉपर प्रोटीन। तो देखो कॉपर प्रोटीन क्या होता है, कॉपर प्रोटीन तीन टाइप का होता है। तीन टाइप का होता है, एक बोला जाता है टाइप 1, टाइप फर्स्ट कहा जाता है, इसको टाइप सेकंड बोला जाता है, और ये तीसरे को क्या कहा जाता है, टाइप थर्ड। ये तीन टाइप का होता है। जो टाइप 1 होता है वो होता है ब्लू कॉपर प्रोटीन कहा जाता है उसको। उसको ब्लू कॉपर प्रोटीन बोला जाता है। जो टाइप 2 होता है उसको बोला जाता है नॉन ब्लू कॉपर प्रोटीन। नॉन कॉपर प्रोटीन, नॉन ब्लू कॉपर प्रोटीन, ठीक है। और जो लास्ट थर्ड होता है वो होता है आपका हेमोसाइनिन। अब देखो ब्लू कॉपर प्रोटीन तो हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में पढ़ना है ये तो, ठीक है। इसमें कौन कौन से आएंगे, तो आपके पास एजुरीन आएगा। ब्लू कॉपर प्रोटीन कौन से पार्ट होते हैं, एक आपके पास प्लास्टोसाइनिन, और तीसरा कौन सा होगा यहाँ, सेल्यूलोप्लाज्मिन। ठीक है, ये तीन टाइप के हमें पढ़ने हैं। जो नॉन ब्लू कॉपर प्रोटीन होता है वो होता है गैलेक्टोज। ऑक्सीडेज एंजाइम, जो ये हमने पढ़ लिया है। मेटल एंजाइम पढ़ा था, गैलेक्टोज नॉन ब्लू कॉपर प्रोटीन का टाइप होता है। और हेमोसाइनिन ये भी हमने पढ़ लिया है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। तो ये भी हमने पढ़ लिया है, ये भी हमने पढ़ लिया है, और ये बच गया है हमारा, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ हेडिंग लिखेंगे ब्लू कॉपर। ये टाइप सेकंड और टाइप थर्ड पढ़ लिया है, फर्स्ट टाइप बचा है, तो फर्स्ट टाइप लिखेंगे ब्लू कॉपर प्रोटीन। तो यहाँ हमारी हेडिंग कौन सी होगी, ब्लू कॉपर प्रोटीन, ठीक है। ब्लू कॉपर प्रोटीन, तो देखो ब्लू कॉपर प्रोटीन जो होता है वो किसको कहा जाता है, देखो यहां से दिख रहा है कॉपर तो मेटल होगा, ठीक है। और उसके साथ क्या जुड़ी रहेंगी, प्रोटीन चेन जुड़ी रहेंगी। तो हम क्या कहेंगे, द कॉम्बिनेशंस ऑफ ब्लू कॉपर, द कॉम्बिनेशंस ऑफ कॉपर मेटल एंड क्या रहेंगी, प्रोटीन चेन। दिस इज कॉल्ड ब्लू कॉपर प्रोटीन। दिस इज कॉल्ड क्या होगा, ब्लू कॉपर प्रोटीन, ठीक है। अब ये जो ब्लू कॉपर प्रोटीन है ये भी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम का ही पार्ट है। तो ये क्या होगा, यहां पर भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। ब्लू कॉपर प्रोटीन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन
कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा? ओनली वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन ब्लू कॉपर प्रोटीन। ठीक है, ओनली वन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो ब्लू कॉपर प्रोटीन जो होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तो मैं कहूंगा इलेक्ट्रॉन या तो गेन कर रहा होगा या ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो मैं कहूंगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज कर रहा है तो किसमें चला जाएगा? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। तो यहां अगर मैं इसकी रेडॉक्स फॉर्म की बनाने की कोशिश करूं, रेडॉक्स फॉर्म, तो हम क्या कहेंगे भाई कि हमारे पास या तो कॉपर मेटल जो होगा या +1 में रह सकता है, या अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज कर देगा तो किस में चला जाएगा? +2 में। या ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो किस में आ जाएगा? +2 के अंदर, +1 के अंदर। ठीक है, तो ये जो +1 होगा तो यहाँ कॉपर कौन से कितने डी इलेक्ट्रॉन होंगे? D10 सिस्टम होगा। यहाँ क्या होगा? D9 सिस्टम होगा। तो D10 होगा तो हर एक जो ऑर्बिटल होगा वो भरा फुलफिल्ड रहेगा। अगर फुलफिल्ड रहेगा, हर एक यहाँ ऑर्बिटल क्या रहेगा? फुलफिल्ड रहता है। तो मैं कहूंगा ये सिस्टम क्या होगा? डायामैग्नेटिक हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा आपका? डायामैग्नेटिक। ना ये क्या बन गया? इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा, D9 होगा तो एक अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक रहेगा। ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। और डायामैग्नेटिक होगा तो ESR क्या हो जाएगा भाई? इनएक्टिव हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? ESR एक्टिव हो जाएगा। ESR एक्टिव। ठीक है, ESR जो ये हमारे पास इनएक्टिव है, ये हमारा क्या होता है? कलरलेस होता है, ये भी ध्यान रखना आपको। और ये क्या होता है? ब्लू कलर का होता है, इसीलिए इसका ब्लू कॉपर प्रोटीन बोला जाता है। और ये किसकी वजह से आता है ब्लू कलर? ड्यू टू LMCT। LMCT क्या होता है भाई? लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, तो ये इसकी रेडॉक्स फॉर्म हो गई। अब जो ब्लू कॉपर प्रोटीन होता है वो दो टाइप का होता है। जो ब्लू कॉपर प्रोटीन होता है वो दो टाइप का होता है। तो हम कहेंगे 2 टाइप्स ऑफ ब्लू कॉपर प्रोटीन। दो टाइप का ब्लू कॉपर प्रोटीन होता है। फर्स्ट हमारा क्या होगा यहाँ? वो होगा प्लास्टोसाइनिन। और सेकंड जो होता है वो होता है एजुलिन। सेकंड कौन सा होता है? एजुलिन। दो टाइप का होता है, एक प्लास्टोसाइनिन और एक एजुलिन। जो प्लास्टोसाइनिन होता है ये हमारा क्या होगा? जैसे आपके पास पूछ लेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कौन करता है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कौन करता है, तो आपके पास ऑप्शंस के अंदर प्लास्टोसाइनिन लिख देगा, एजुलिन लिख देगा। तो ये समझ जाना है कि किसके ब्लू कॉपर प्रोटीन का ही टाइप है। और अगर ब्लू कॉपर प्रोटीन का टाइप है तो ये भी क्या कर रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहे होंगे। सेम कहानी आयरन सल्फर प्रोटीन के साथ हो जाएगी। उसमें भी फेरिडॉक्सिन और रबरडॉक्सिन क्या थे? आयरन सल्फर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम के ही टाइप थे। तो यहां सबसे पहला स्टार्ट करते हैं प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन, ठीक है। तो प्लास्टोसाइनिन जो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है इन फोटोसिंथेसिस के अंदर, जो आगे चल के हम पढ़ेंगे। इन फोटोसिंथेसिस के अंदर, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है ये कहाँ करता है? फोटोसिंथेसिस के अंदर करता है, ठीक है। दूसरा यहाँ आपके पास एग्जाम के नेट के एग्जाम में किस यहाँ इसकी ज्योमेट्री आ चुकी है, स्ट्रक्चर। तो मैंने कहा जितने भी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होते हैं वो सभी डिस्टोर्टेड फॉर्म में रहते हैं, तो डिस्टोर्टेड लगाना मत भूलना। यहाँ प्लास्टोसाइनिन की ज्योमेट्री पूछी थी और उसमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री भी लिखा था और डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल भी लिखा हुआ था। तो आंसर कौन सा होता है? डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल, ना कि टेट्राहेड्रल। तो यहाँ इसकी ज्योमेट्री मैंने कहा यहाँ कॉपर मेटल होगा और कॉपर मेटल होगा तो यहाँ कॉपर मेटल होगा। दो तो यहाँ स्टडीन यूनिट जुड़ी हुई होती है और एक यहाँ सिस्टीन यूनिट जुड़ी होती है, एक सिस्टीन और एक यहाँ जुड़ी होती है मेथोनिन। मेथोनिन देखो, सिस्टीन भी मैंने कहा था सल्फर से जुड़ती है, मेथोनिन भी सल्फर से जुड़ती है और जिस्टडीन कौन से एटम जुड़ी रहती है?
यहाँ नाइट्रोजन एटम से। तो ये ज्योमेट्री होती है, कैसी होती है, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्लास्टोसाइनिन में। तो तुमसे प्लास्टोसाइनिन से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले कहेगा कि बताओ प्लास्टोसाइनिन के अंदर कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, तो ध्यान रखना है कॉपर मेटल होगा। प्रीति 3 टाइप सर। थर्ड टाइप हेमोसाइनिन, अच्छा 3 टाइप के नहीं, 2 ही टाइप के हैं प्रीति, ठीक है। वो सेल्यूलोप्लाजिन, उसका काम अलग होता है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम नहीं होता है, पर वो ब्लू कॉपर प्रोटीन की ही कैटेगरी में रखा जाता है उसको, ठीक है। 2 ही टाइप के होते हैं, प्लास्टोसाइनिन प्रीति और एजुरिन, ठीक है। बट जो ब्लू कॉपर प्रोटीन का ही वो टाइप तीसरा होता है, वो कौन सा होता है, उसका होता है वो सेल्यूलोप्लाज्म, वो इसकी कैटेगरी में आता है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करता, उसका काम कुछ और होता है, वो आगे चल के मैं बताऊंगा। उसका काम होता है स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉपर मेटल, ठीक है प्रीति। तो देखो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है प्लास्टोसाइनिन के अंदर, तो कौन सा मेटल होगा, यहाँ कॉपर मेटल होगा। कहेगा कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, तो रेडॉक्स फॉर्म में हमने बता ही दिया, +1 और +2 में रहेगा। उसके बाद पूछ सकता है कि यहाँ कितने टाइप की प्रोटीन चेन इसके साथ जुड़ी रहती है, तो मैं कहूंगा यहाँ 2 टाइप की प्रोटीन चेन जुड़ी होती है, एक तो स्टडीन और एक ना 3 टाइप की होती है, एक स्टडीन, एक सिस्टीन और एक मेथोनिन, ठीक है। मेथोनिन जो जुड़ा रहता है वो सल्फर से जुड़ा रहता है, सिस्टीन भी सल्फर से और स्टडीन भी हाइड्रोजन एटम से जुड़ा रहता है, ना सॉरी नाइट्रोजन से, ठीक है भाई। आगे चलते हैं अब। दूसरा जो हमारा होगा वो कौन सा होगा यहाँ पर, वो होगा यहाँ एजुलिन। दूसरा कौन सा होगा, एजुलिन, जो किसका टाइप है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम का ही टाइप है। तो देखो एजुलिन की अगर मैं बात करूं तो एजुलिन भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, तो यहाँ पर भी कॉपर मेटल होता है, जैसे यहाँ पर 2 स्टडीन यूनिट थी तो यहाँ पर भी 2 स्टडीन यूनिट होती है कॉपर के पास। जैसे यहाँ एक सिस्टीन यूनिट थी तो यहाँ पर भी एक सिस्टीन यूनिट होती है। जैसे यहाँ एक क्या थी, मेथोनिन यूनिट थी, तो यहाँ पर भी एक आपकी क्या होती है, मेथोनिन यूनिट होती है। बस इसमें एक एक्स्ट्रा यूनिट आ जाती है, वो कौन सी होगी, ग्लाइसिन। वो कौन सी होगी, ग्लाइसिन। और इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो टीबीपी होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, टीबीपी। टीबीपी ज्योमेट्री होगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होगी। तो यहाँ आपके पास 4 तो लिगेंड बताए रखे, सिस्टीन सल्फर से जुड़ता है, मैथोनिन होता है ये सल्फर से जुड़ता है, और दोनों स्टडीन होते हैं ये भी हाइड्रोजन नाइट्रोजन एटम से जुड़े रहते हैं। तो यहाँ ग्लाइसिन जो होगा ये किससे जुड़ता है, तो ये अगर हम चेक करेंगे तो हम कहेंगे भाई यहाँ हमारे पास जो प्रोटीन चेन थे, जैसे ये कोई प्रोटीन चेन था, तो ये अगर कोई प्रोटीन चेन है तो मैंने कहा था कि यहाँ जो आर ग्रुप जुड़ा रहता है, ये आर ग्रुप जैसे जैसे आप चेंज करते जाओगे वैसे वैसे इसका नाम भी चेंज होता जाएगा। जैसे यहाँ CH2 इमिडाजोल जोड़ देते हैं तो स्टडीन हो जाता है, CH2SS जोड़ देते हैं तो सिस्टीन हो जाता है, CH2CH2SCH3 जोड़ देते हैं तो मेथोनिन हो जाता है, CH2COOH जोड़ देते हैं तो यहाँ एस्पर्टिक एसिड हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ अगर हाइड्रोजन जोड़ दिया जाता है तो हाइड्रोजन जोड़ दिया जाता है तो इसे बोला जाता है ग्लाइसिन। और इस ग्लाइकिन में जो पेप्टाइड का ऑक्सीजन होता है कार्बोनिल का, ये जुड़ा रहता है यहाँ कॉपर मेटल के साथ बाइंड रहता है। तो ध्यान रखना है ग्लाइसिन में कौन से एटम से जुड़ा रहता है, ऑक्सीजन एटम से बाइंड रहता है। ग्लाइसिन के अंदर कौन सा एटम बाइंड रहता है, ऑक्सीजन एटम में बाइंड रहता है, ठीक है। तो ये कहानी थी हमारी ब्लू कॉपर प्रोटीन की, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो वही पूछ सकते हो। फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे मेटल स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। मेटल स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। मतलब करें स्टार्ट। तो एक नई आईडी लिखेंगे, मेटल स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटल्स। स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटल्स, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटल्स, ठीक है।
भाई आज तो पढ़ाते पढ़ाते थक गए हैं, ठीक है, तुम्हारी क्लास पूरी करेंगे ये। नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटल्स, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटल्स, ठीक है। इसकी हम कहानी की बात करते हैं। देखो यहाँ हमें कौन से पढ़नी है, सबसे पहला हम पढ़ेंगे स्टोरेज ऑफ आयरन मेटल। स्टोरेज ऑफ आयरन मेटल, आयरन मेटल के स्टोरेज की बातें थोड़ी पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आयरन मेटल का स्टोरेज पिछली बार गेट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, पिछली बार गेट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि आयरन मेटल का स्टोर कौन करता है। तो कौन करता है, जो फेरिटीन प्रोटीन्स होते हैं वो आयरन मेटल का स्टोरेज करने का काम करती है। आयरन मेटल का स्टोरेज कौन करता है, फेरिटीन जो प्रोटीन्स होती हैं वो आयरन मेटल का स्टोरेज करती है। जैसे मैंने कहा, तो ये हमारे पास क्या होती है, फेरिटीन प्रोटीन्स आर यूज्ड टू स्टोर आयरन मेटल आयन, ठीक है। आयरन मेटल आयन को स्टोर करने का काम कौन करती है, कौन करती है भाई, फेरिटीन प्रोटीन। ये ध्यान रखना है, यही पूछा था गेट के अंदर। ये पर किसके अंदर करती है, इन ह्यूमंस के अंदर। ह्यूमन के अंदर क्या करती हैं, फेरिटीन जो प्रोटीन होती हैं वो क्या करती है, यहाँ पर आयरन मेटल का स्टोर करने का काम करती है। अगर मैं एनिमल्स की बात करता हूं तो एनिमल्स के अंदर अगर बात करूं तो हेमोसिड्रीन होता है, हेमोसिड्रीन। हेमोसिड्रीन आर यूज्ड टू स्टोर आयरन में आयरन मेटल आयन, इसमें इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर कौन करता है भाई आयरन मेटल का स्टोर, हेमोसिड्रीन। और ह्यूमन के अंदर कौन करता है, फेरिटीन। ये फेरिटीन पिछली बार गेट में पूछा था, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। देखो यहाँ जो होती है मेरे पास, जो फेरिटीन प्रोटीन होते हैं ये एक्चुअल में ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। क्या होती है, तो फेरिटीन प्रोटीन्स क्या होती है, ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। तो इट इज ए ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं, और जब ये वाटर में सोल्यूबल होती हैं तो रेड ब्राउन वाटर सोल्यूबल प्रोटीन कहा जाता है इसको। तो हम क्या कहेंगे, इट इज रेड ब्राउन वाटर सोल्यूबल, रेड ब्राउन वाटर सोल्यूबल प्रोटीन, ठीक है। और ये क्या करती हैं, जैसे फेरिटीन प्रोटीन्स होती हैं तो ये फेरिटीन क्या करती हैं, कोयल्स जनरेट करती हैं। कुछ इस टाइप की कोयल्स होती हैं, जैसे इस टाइप की कुछ कोयल्स होती है जिसके अंदर आयरन मेटल स्टोर होता है। इन्हें बोला जाता है, कोर कहा जाता है, कोयल बोला जाता है, या इसी कोई मिनरल कोर, मिनरल कोर भी कहते हैं, या इसी कोई आयरन कोर भी बोला जाता है। कोयल्स या मिनरल कोर या आयरन कोर भी बोला जाता है। तो ये क्या करती हैं, ये क्या करती है, कोयल्स जनरेट करती हैं। तो हम क्या कहेंगे, इट जनरेट कोयल्स ऑफ रेडियस। जो इसकी रेडियस होती है वो लगभग 8000 पिकोमीटर होती है। 8000 पिकोमीटर होती है फेरिटीन प्रोटीन्स जो होती हैं, जो कोयल्स जनरेट करती हैं। तो इसकी जो रेडियस होती है वो कितनी होती है, 8000 पिकोमीटर। तो रेडियस अबाउट 8000 पिकोमीटर। और जो यहाँ आयरन मेटल स्टोर करते हैं तो वो लगभग 4500 आयरन मेटल्स को स्टोर कर सकते हैं। एक साथ कितने आयरन मेटल्स को स्टोर कर सकते हैं, 4500 आयरन मेटल्स को स्टोर कर सकते हैं। एंड स्टोर
4500 आयरन मेटल आयन स्टोर। ठीक है, 4500 आयरन मेटल्स को क्या कर सकते हैं, यहां स्टोर कर सकते हैं हम। ठीक है, और जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ जो स्टोर किया जाता है, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है। यहाँ क्या होगी, एंड स्टोर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टोर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 ऑक्सीडेशन, 4500 आयरन मेटल का स्टोर कर सकते हैं। जो आयरन होगा, यहाँ जो आयरन स्टोर होगा वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टोर होगा। तो बस आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, सबसे पहला कि आपके पास कौन करता है, एक तो फेरिटीन प्रोटीन जो होती है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या करती है, आयरन मेटल का स्टोर करती है। दूसरा हेमोसिड्रीन जो होती है वो एनिमल्स के अंदर आयरन मेटल का स्टोर करती है। यहाँ ये जो कोयल जनरेट करता है फेरिटीन, इसमें 4500 आयरन मेटल का स्टोरेज हो सकता है। आयरन मेटल जो स्टोर होता है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टोर होता है। ठीक है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब तुमसे एक और चीज पूछ सकता है यहाँ पर कि आयरन मेटल जो है उसकी ज्योमेट्री कौन सी होगी, या मैं ये कहूँ वॉइड्स कौन से होंगे। तो यहाँ पर जो आयरन मेटल होता है वो HCP अरेंजमेंट का फॉर्मेशन करता है। HCP आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो ये जो आयरन एटम होता है जो स्टोर करता है, तो आयरन मेटल ये तो है नहीं अकेला घूम रहा होगा आयरन मेटल पर, जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही। ठीक है, तो ये कैसा अरेंजमेंट करता है, +3 ऑक्सीडेशन, सॉरी HCP अरेंजमेंट करता है। HCP मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, सॉलिड स्टेट में सर ने पढ़ाया होगा। तो यहाँ जो HCP अरेंजमेंट होता है, तो इसके अंदर बताओ कितने टाइप के वॉइड्स होते हैं, 2 टाइप के वॉइड्स होते हैं, एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स और एक कौन सा होता है भाई, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता है, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा आयरन एटम जो होगा जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, या तो टेट्राहेड्रल वॉइड में होगा या फिर ये किस में होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के अंदर होगा। या तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा या तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में रहेगा, या क्या किस में रहेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में रहेगा, क्योंकि ये कैसा अरेंजमेंट करता है, HCP अरेंजमेंट करता है। ठीक है, तो ये कहानी थी किसकी, स्टोरेज ऑफ आयरन एटम। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन एटम्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन मेटल आयन। ठीक है, अगर बीच में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बीच बीच में चेक करता रहता हूँ भाई, पूछ सकते हो। ठीक है, मनोज ने कुछ पूछा है, सर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम हाइड्रोलाइज एंजाइम है या हाइड्रेशन एंजाइम। मनोज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम हाइड्रोलाइज्ड एंजाइम है क्या, या हाइड्रेशन। अरे भाई वही तो मतलब हुआ ही मनोज। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या हुआ, H2O के साथ रिएक्शन। हाइड्रेशन का मतलब भी क्या हुआ, H2O के साथ रिएक्शन। एक ही तो बात है भाई। हाइड्रोलाइसिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल दिया जाता है, और हाइड्रेशन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल दिया जाता है इसको। ठीक है, इनऑर्गेनिक की भाषा में बोलेंगे तो हाइड्रेशन बोल दिया जाता है, ऑर्गेनिक की भाषा में बोलते हैं तो हाइड्रोलाइसिस बोल दिया जाता है। ठीक है मनोज, ओके मनोज। देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटल आयंस, यहाँ आयरन मेटल आयन, तो यहाँ ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन मेटल आयन से पूछा था नेट के अंदर। इस बार से पिछली बार में नेट के अंदर क्वेश्चन पूछा था ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन एटम से, फेरिटिन स्टोरेज से गेट में पूछा था पिछली बार। इस बार किसमें पूछा, इस बार से पिछली बार ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन एटम से पूछा था। कहा था कि एक एंजाइम है, पहले समझा ही देता हूँ इस चीज को। देखो यहाँ हमारे पास ट्रांसपोर्ट कौन करता है, फेरिटीन एंड सिड्रोफोर, ना सॉरी ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन जो प्रोटीन होती है, ट्रांसफेरिन प्रोटीन्स जो होती है वो क्या करती है, आयरन मेटल का ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। ट्रांसफेरिन प्रोटीन्स आर यूज्ड in transport of
आयरन मेटल फ्रॉम कहां से, फ्रॉम स्टोमच, स्टोमच टू ब्लड स्ट्रीम। कहां से करते हैं, आयरन मेटल का जो स्टोर करते हैं इन ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी होती है, मैंने कहा जो ट्रांसफेरिन होती है, ये ट्रांसफेरिन, ये ध्यान रखना है भाई, ये ट्रांसफेरिन प्रोटीन जो होते हैं ये आयरन मेटल का ट्रांसपोर्ट करते हैं कहां से कहां तक है, स्टोमच से ब्लड के अंदर इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या करते हैं, आयरन मेटल का ट्रांसपोर्ट करने काम करते हैं। जबकि दूसरा यहां क्या बता रहा हूं, सिड्रोफोर, सिड्रोफोर प्रोटीन्स are used in transport of iron metal in कहा, बैक्टीरियाज, बैक्टीरियाज के अंदर। ठीक है, तो सिड्रोफोर जो होता है ये बैक्टीरियाज में आयरन मेटल का ट्रांसपोर्ट करता है भाई, ये ध्यान रखना आपको। और जो ट्रांसफेरिन होता है ये कहां करता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर आयरन मेटल का ट्रांसपोर्ट करता है स्टोमच से ब्लड के अंदर। स्टोमच से ब्लड के अंदर ये आयरन मेटल का क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, अब ये हमारा था स्टोरेज की बात कर ली हमने, ट्रांसपोर्ट की। ये जो क्वेश्चन पूछा था पिछली बार नेट के अंदर, इसके बारे में पूछा था। उसने कहा था कि एक बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया सिड्रोफोर के अंदर किसी मेटल का ट्रांसपोर्ट करता है, तो वो मेटल कौन सा होगा, तो मेटल कौन सा होगा भाई, आयरन मेटल आयन होगा। वो मेटल आयन कौन सा होगा, आयरन मेटल आयन। ठीक है, यहाँ जो आयरन, जैसे मेरा स्टोरेज होता है +3 में, तो यहाँ जो ट्रांसपोर्ट होता है वो +2 में ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, +2 के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। अब हम बात करते हैं जो तीसरा टाइप था ब्लू कॉपर प्रोटीन का ही, वो कौन सा था, सेलुलोप्लाज्मिन। सेलुलोप्लाज्मिन। ठीक है, सेलुलोप्लाज्मिन, देखो सेलुलोप्लाज्मिन जो होता है ये एक आयरन, ये क्या होता है कि ब्लू कॉपर प्रोटीन का ही टाइप होता है। तो हम क्या कहेंगे, इट इज आल्सो ब्लू प्रोटीन, ब्लू कॉपर प्रोटीन। ठीक है, ये भी क्या होता है, एक ब्लू कॉपर प्रोटीन का ही टाइप होता है। ठीक है, और इसका कलर जो होता है वो ब्लू कलर का ही होता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, द कलर ऑफ सेलुलोप्लाज्मिन इज ब्लू। कौन सा कलर होगा, ब्लू कलर का ही होता है। जो सेलुलोप्लाज्मिन होता है दो काम करता है। दो काम कौन कौन से करता है, सबसे पहला काम जो होता है ये करता है आयरन +2 को +3 में कन्वर्ट करने का। आयरन जो +2 होता है उसको +3 में कन्वर्ट करने का काम करता है, एक तो कि जैसे हमारी बॉडी में, और दूसरा क्या करता है, ये स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉपर मेटल आयन। मतलब कॉपर मेटल का स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट भी कौन करता है, सेलुलोप्लाज्मिन। तो सेलुलोप्लाज्मिन दो तरह का काम करता है। पहला कौन सा होता है, यहाँ कि ये आयरन +2 को +3 में कन्वर्ट करता है। दूसरा काम क्या होता है, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट करता है कॉपर मेटल का। अब देखो जैसे हमने, जैसे कैसे काम करते हैं ये भी मैं बता देता हूँ भाई। जैसे बॉडी है हमारी, तो बॉडी, जैसे बॉडी को हम खाना खाते हैं, तो खाना जब खाते हैं तो जो खाने से आयरन जो जाता है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है। बॉडी के अंदर जो आयरन मेटल होता है वो प्लस हमेशा किस में जाता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है। तो अब बॉडी में जब आयरन +2 में चला गया,
पर यहाँ तो आयरन जो होगा वो स्टोर कौन करेगा, फेरिटीन प्रोटीन्स। फेरिटीन प्रोटीन्स क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो अब स्टोर करेंगे तो वो जो फेरिटीन होता है वो तो ओनली 4+3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले आयरन को ही स्टोर करता है, और जो हम खाना खा रहे हैं वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले आयरन को ही क्या कर रहा है, जा रहा है बॉडी के अंदर। तो यहाँ +2 से जब +3 में कौन कन्वर्ट करने आता है, ये सेलुलोप्लाज्मिन ही होता है, जो क्या करता है उसको +2 को +3 में कन्वर्ट करता है। +2 को किस में कन्वर्ट करता है, +3 के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है। और जैसे ही +3 में कन्वर्ट हो जाता है तो फेरिटीन क्या कर लेता है, उस आयरन मेटल को स्टोर कर लेता है, और जब बॉडी को रिक्वायर होती है, जरूरत होती है बॉडी को, तब वो आयरन कौन आता है, तब हमारे पास ट्रांसफेरिन आता है और उस आयरन को बाइंड कर लेता है। +3 ऑक्सीडेशन है। ट्रांसफेरिन की खासियत होती है वो ओनली फॉर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले को ही बाइंड करता है। वहां शायद मैंने +2 लिख दिया था, देख लेता हूँ भाई। हाँ, इसको भाई +3 कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ जो बाइंड करता है, इसके पास एक ऐसी, जो आपके पास ट्रांसफेरिन होता है तो इसके पास एक ऐसी एक्टिव साइट होती है जो ओनली क्या करती है, आयरन +3 को ही बाइंड करता है। तो अगर बॉडी को जरूरत होती है किसकी, आयरन मेटल की, तो वहां क्या करता है, ट्रांसफेरिन आता है और ट्रांसफेरिन आयरन +3 को बाइंड कर लेता है, और बाइंड कर करके कहां लेके जाएगा, उसको स्टोमच से ब्लड के अंदर, स्टोमच से ब्लड। और स्टोमच आपका जो होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, तो और जो ब्लड होता है वो स्लाइटली बेसिक होता है। तो जैसे ही एसिडिक से, स्टोमच जो एसिडिक है, एसिडिक से बेसिक की तरफ जाएगा, एसिडिक से जब बेसिक की तरफ जाएगा तो वहां क्या हो जाएगा, जैसे बेसिक मीडियम में जाएगा तो बेसिक मीडियम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब आयरन मेटल इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो +3 से किस में आ जाता है, +2 में। और +2 में सिड्रोफोर जो होता है वो ना, ट्रांसफेरिन जो होता है वो बाइंड करता नहीं है, तो वहां जैसे ही ब्लड के अंदर जाएगा तो वहां बाइंड हटा देगा, मतलब बाइंड जो बाइंड कर रखा था उस आयरन को अपने ऊपर से हटा देगा, क्योंकि वो आयरन रिड्यूस होकर के किस में आ गया है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ब्लड के अंदर आपका आयरन पहुंच जाता है। जैसे ही ब्लड के अंदर आयरन पहुंचेगा तो उसी से हम क्या बनाते हैं, ये हीमोग्लोबिन बनने लग जाता है, मायोग्लोबिन हो गया, ये सब बनने लग जाते हैं, साइटोक्रोम वगैरह ये, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, आयरन मेटल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होता है और स्टोरेज हो रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारी कहानी थी, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ डाया ऑक्सीजन, ठीक है। तो बताओ, इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो फटाफट भाई पूछ सकते हो। इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो फटाफट पूछ सकते हो, ठीक है। देखो आज हम यहीं पर रोक रहे हैं भाई, ठीक है। अब देखो, जो बायो इनऑर्गेनिक की एक क्लास और बची है, फिर हमारा बायो इनऑर्गेनिक जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक क्लास और बची है बायो इनऑर्गेनिक की, फिर बायो इनऑर्गेनिक खत्म हो गई है। असाइनमेंट जो है अपलोड अगर नहीं हुए हैं तो आज मैं बोल दूंगा असाइनमेंट अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो उसमें प्रीवियस ईयर नेट गेट के पेपर होंगे, प्रीवियस ईयर नेट और गेट के, ठीक है। तो वो आपके पास क्वेश्चन होंगे, वो सोल्व कर लेना, और कुछ अदर को पेपर भी होंगे ना, असाइनमेंट होंगे तो उनको भी आपको सोल्व कर लेना है, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना है, ठीक है। हम डिस्कशन क्लास भी लगाएंगे, और या फिर मैडम के पास जो आपका व्हाट्सएप नंबर मिले हुए हैं उस पर आप क्या कर सकते हो, उस क्वेश्चन को सेंड कर देना है, मैं आपको वो जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो एक बार आपको वो सोल्व करने हैं, अगर असाइनमेंट अपलोड हो गए तो ठीक है, उसको वहां से डाउनलोड करेंगे और उसको सोल्व कर लेंगे। अगर नहीं हुए हैं तो आज मैं अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। हो गए हैं सर असाइनमेंट अपलोड, ठीक है प्रीति। तो आप सभी लोगों को भाई क्या करना है, असाइनमेंट जो है वो सोल्व कर लेने हैं, क्योंकि मोस्ट खत्म हो गया है, बस कुछ पार्ट बचा है, एक क्लास बची है, तो एक क्लास के बाद हमारे बायो इनऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा, ठीक है, ओके।